जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज हम लोगों का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अब समय आप लोगों के पास बहुत कम रह गया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, बाकी रात के 10 बजे जो है आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आपने हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने एग्जाम तक कराए, अगर आपने सभी कर लिए, तो आप ऐसे मान के चलिएगा 20 में से 20 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन 20 में से 20 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 18 तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। और संभवतः ऐसा नहीं है कि 20 में से 20 ना हो जाएगी, क्योंकि हिंदी बड़ा इजी लेवल की आएगी, ठीक है। तो भैया आप लोग थोड़ा जो ध्यान दीजिएगा, रात के 10 बजे वाली हिंदी की क्लास करिएगा। और जीएस की क्लास जितने लोग भी देख रहे हैं, सब लोग आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एक बार वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर जरूर कर दिएगा। जितने भी ग्रुप वगैरह हैं इनमें आप लोग एक बार शेयर करिएगा, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहले एक बार शुरू करिएगा, और तब तक मैं आप लोगों से एक दो प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। काकोरी घटना कब हुई बताइएगा। काकोरी घटना की डेट बताइएगा जल्दी से। भारत का पहला वायसराय बताइएगा। भारत का प्रथम वायसराय, ये सारे पढ़ाए हुए हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। भारत का पहला वायसराय बताइएगा। काकोरी घटना बताइएगा, ठीक है। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत का किसके साथ में होता है, जल्दी से। ये 3 प्रश्नों के आंसर आप लोग दीजिएगा। काकोरी घटना, भारत का प्रथम वायसराय, और गरुड़ युद्धाभ्यास भारत किसके साथ करता है। ये 3 प्रश्न तो आप लोग पहले बताइएगा, उसके बाद हम लोग फिर क्लास को शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से। तो देखिएगा, काकोरी घटना, भारत का पहला वायसराय और गरुड़ युद्धाभ्यास कब कब होते हैं और कौन कौन करता है, तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, काकोरी घटना कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। कौन, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बना। और गरुड़ युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, तो भारत एवं फ्रांस के मध्य, ठीक है। भारत एवं फ्रांस के मध्य। चलिए, 3 प्रश्न आप लोगों से मैंने रिवीजन के तौर पे पूछे थे, बाकी वीडियो वगैरह आप लोग शेयर कर दिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है। अब आप लोग बताइएगा, 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक महाजनपद नहीं है। आप ऐसे नॉर्मल भाषा में समझिएगा कि एक कोई महाजनपद नहीं है, बाकी जो है वो 3 महाजनपद हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितने महाजनपद थे, तो अगुत्तर निकाय जो था बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था अकुत्तर निकाय। कौन, क्या नाम था, अगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा था, तो भगवती सूत्र। इन दोनों के अनुसार, ठीक है, कितने महाजनपद थे, 16। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। जिनमें से देखिएगा, मगध, अवंती, कौशल, मगध, अवंती, कौशल ये भी थे। लेकिन वैशाली आपका कोई महाजनपद नहीं था। वैशाली क्या था, राजधानी थी किसकी, बज्जी संघ की। बज्जी संघ की राजधानी थी, ठीक है। तो मतलब महाजनपद कौन सा था, बज्जी था, उसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैनी, क्या थी, उज्जैनी थी। और इसकी एक राजधानी और थी जिसको कहते थे महिष्मती, जय महेशमती, बाहुबली वाली। और कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। क्या थी, श्रावस्ती थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बाकी सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। अस्मक की क्या थी, तो पोतन थी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के उपदेश किसमें संग्रहित हैं, बताइएगा। गौतम बुद्ध जी जो थे उनके उपदेश जो हैं वह किसमें संग्रहित हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिएगा, विनय पिटक जो है इसमें क्या है, देखो पहले तो बात यहाँ लिख लीजिएगा कि विनय पिटक इसकी रचना किसने की थी, तो
गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे उपाली ने। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने। किसने? मोगलीपुत्र ने। और सुत्त पिटक की रचना किसने थी? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था आनंद। किसने? आनंद ने। अच्छा, विनय पिटक में क्या था? तो जो भी बौद्ध संघ के नियम कानून होते थे, क्या थे? बौद्ध संघ के नियम। ठीक है, बौद्ध संघ के नियम किस में होते थे? तो विनय पिटक में होते थे। अभिधम्म पिटक क्या था? जल्दी से बताइएगा। और जो आपका सुत्त पिटक था, ध्यान रखिएगा, जो अभिधम्म पिटक था इसको क्या कहते थे? अभिधम्म पिटक जो था उसको कहते थे हम लोग बौद्ध धर्म का विश्वकोश। और सुत्त पिटक जो था जिसके मुख्य रूप से इसमें उपदेश थे, तो वो किस में थे? तो सुत्त पिटक में थे। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जो विनय पिटक था इसको बौद्ध धर्म की अनुशासन की टोकरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म की अनुशासन की टोकरी। बौद्ध धर्म की अनुशासन की टोकरी। ठीक है, अनुशासन की टोकरी कहा जाता था। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रगान जो कि क्या नाम है? जन गण मन, किस भाषा से अपनाया गया है? बताइएगा। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी। तो पहली बात बताइएगा, हमारा राष्ट्रगान लिखा किसने है? तो लिखा किसने है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। कितना? 52 सेकंड में। अच्छा, जो राष्ट्रगान था हमारा, यह कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। किसका? कलकत्ता में 1911 कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में इसको अपनाया गया था। और जिसके इस 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर थे। ठीक है, तो यह किस भाषा से लिया गया है? तो बांग्ला भाषा से लिया गया है। किससे? बांग्ला भाषा से इसको लिया गया है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रगीत हमारा जो है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और इसको कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा कि जो राष्ट्रगान है इसको अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है, भारत मतलब भारत में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिक संशोधन विधेयक पारित किया? 2017, 2019, 2016, 2015। तो देखिएगा कि भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिक संशोधन विधेयक पारित किया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले कब आया था? 1955 में। फिर कब आया? 1986 में। और आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि CAA, इस पर बहुत विवाद था। NRC पे बहुत विवाद था। ठीक है, ये सब सुने होंगे ना आप लोग। तो ये कब आया था? 2019 में। बहुत सारे दंगे हुए थे। तो CAA को क्या कहते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और NRC को क्या कहते हैं? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी कल मैंने नागरिकता के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मैंने आप लोगों को बताया था 5 में क्या था, 6 में क्या था, 7 में क्या था, सब में बताया था। ठीक है, चलिए। पांचवा प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर।
बताइएगा। तो लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा जल्दी से। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो एक तो आपका रोहतांग दर्रा है। कौन सा है? रोहतांग है। एक कौन सा है? सिपकीला है। और कौन सा है? तो एक आपका है यहाँ पे बारालाचा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बारालाचा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप है, बोमडिला है, ठीक है, बोमडिला है, जलेपला है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो माना है। कौन सा है? माना है, नीति है, और कौन सा है? लिपुलेख है। तो सही आंसर तो आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो मणिपुर में तुजू दर्रा है। कौन सा है? तुजू दर्रा है, ठीक है। मणिपुर के अंदर कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में बताइएगा। तो सिक्किम में नाथुला है और जेलेपला है। कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। छठा प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, बाबा बुदान, महेंद्रगिरी। देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, तो वह अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और यह किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और केरल में ये कहाँ पर है? तो शांत घाटी में, जो साइलेंट वैली है वहाँ पर अनाईमुड़ी चोटी है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की या पश्चिमी घाट की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। कौन सी है दूसरी सर्वोच्च चोटी? दूसरी सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और यह किस राज्य में है? तो डोडा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, बाबा बुदान पहाड़ी कहाँ पर है? जल्दी से कोई लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता चुका हूँ। और महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है यह कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इनको हम क्या कहेंगे? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। क्या कहेंगे? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी। बाबा बुदान पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सातवां प्रश्न है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। देखिएगा, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 है। कितने हैं? 53 है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये भी बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसको भी बताइएगा। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये भी बताइएगा। तो देखिएगा, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि। कौन सा है? चाहे इसको वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी कह लो, टाइगर रिजर्व के नाम से भी फेमस है, ठीक है। इसके बाद में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो पेंच। कौन सा है? पेंच। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के है ना। और झारखंड में कौन सा है? तो पलामू है। इसी को क्या कहते हैं? बेतला भी कहते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों से पूछा अभी कि 53वां टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा है। तो अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यह कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अच्छा, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? राजस्थान में था, ये बताए दे रहे हैं।
अब आप लोग बता दीजिएगा। राजस्थान में है, अब बता दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में जो टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है, बताइएगा। कल मैंने एचटीटीपी पूछा था, आज मैंने आप लोगों से क्या पूछा है, टीसीपी। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या था, पहले तो आप लोग यही बता दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, टीसीपी का अर्थ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल, या ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आप लोगों को एक देखने को मिल सकता है। एचटीटीपी का क्या बताया था, हाइपर टेक्स्ट, क्या बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए 9वां प्रश्न है कि भारत का पहला बैंक जिसकी स्थापना 1881 में हुई और जो भारतीयों के द्वारा संचालित था, बताइएगा कौन सा है। कि भारत का पहला बैंक जिसकी स्थापना 1881 में हुई और भारतीयों के द्वारा संचालित था, वह कौन सा है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध वाणिज्यिक बैंक, या फिर हिंदुस्तान बैंक। देखिएगा, समझिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, 1894 में। भारतीय स्टेट बैंक की 1955 में, अवध वाणिज्यिक बैंक की 1881 में, और हिंदुस्तान बैंक की 1770 में। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 1821 में अवध कॉमर्शियल बैंक जो थी, यह पहला भारत का बैंक था। ठीक है, कैसा, जो कि भारतीयों के द्वारा संचालित था। वैसे तो सबसे पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक था, लेकिन यह भारतीयों के द्वारा संचालित नहीं था। अच्छा ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना तो भैया पहले हो चुकी थी, मैं आपको सही बताऊं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई बैंक नहीं थी, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 तक इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि क्या हुआ, 1921 में इसमें 3 बैंकों का विलय हो गया। ठीक है, इंपीरियल बैंक में 3 बैंकों का विलय हो गया, जिनका नाम क्या था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और बाद में इसी को बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, बताइएगा। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है, एसबीआई के चेयरमैन आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा, मैंने पढ़ाया है। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय मठों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिएगा, भारत में बौद्ध मठ है, ठीक है, तो एक मठ कौन सा है जिसके संदर्भ में सही प्रश्न ये नहीं है। घूम मठ जम्मू कश्मीर में, की मठ हिमाचल प्रदेश में, रूमटेक मठ सिक्किम में, या तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो भारतीय मठों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो भैया कौन सा नहीं सही हो जाएगा। देखिएगा, घूम मठ जो है वह कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ना कि जम्मू कश्मीर में है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब यही युग्म जो है वह गलत है। बाकी की मठ हिमाचल प्रदेश में है, रूमटेक मठ सिक्किम में है, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। यही तवांग मठ जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है। कैसा है, सबसे बड़ा मठ। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइएगा। दिनेश कुमार खारा।
क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा। और कल मैंने हिंदी का एक प्रश्न पूछा था कि ज्योति का विलोम क्या है, किसी ने हमको उस वीडियो में बताया नहीं था। ठीक है, तो सब लोग भैया उसका आंसर तो कर देते वहाँ। अगला प्रश्न है कि हरेली त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? देखिएगा, एक हरेली त्यौहार होता है और एक हरेला त्यौहार होता है। ठीक है, हरेली और हरेला दोनों को आप लोग कतई याद रखिएगा। हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। लिख लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उड़ीसा में धानु यात्रा। कौन सा? धानु यात्रा। रज पर्व। कौन सा? रज पर्व मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है यहाँ पर? तो डोला पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या? डोला पूर्णिमा। रथ यात्रा निकलती है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में एक मनाया जाता है मड़ई त्यौहार। कौन सा मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपके मध्य प्रदेश में। पंजाब में तो बैसाखी। क्या मनाई जाती है? बैसाखी। और यहाँ पर क्या होता है? एक होला मोहल्ला होता है। होला मोहल्ला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो आपको मैंने बता ही दिया, हरेली में मनाया जाता है। साथ में यहाँ पर छेर छेरा, एक ये भी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 30 मई, 1 जुलाई? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो बाघ दिवस मनाते हैं, सबको पता होगा कतई, टाइगर डे। 28 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? उदंत मार्तंड जो अखबार था हिंदी का, वो लॉन्च हुआ था। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो देखिएगा, 1 जुलाई को सबसे पहले तो हम जीएसटी दिवस मनाते हैं, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज़, 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। अभी ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताइएगा कि 12 जुलाई को क्या मनाते हैं? 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मलाला दिवस। क्या? विश्व मलाला दिवस, ये भी याद रखिएगा। मलाला यूसुफजई के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, हमेशा आप लोग पुरुष एकल पढ़ते रहते हैं, एक बार महिला ओपन जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, 4 तरीके के जो हैं वो टेनिस के ओपन होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिएगा, सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे विंबलडन और चौथे पर यूएस। तो देखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिएगा, एंसले बार्टी ने कौन सा जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता 2022 का। क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ये सारे 2022 के हैं। ईगा स्विएटेक, ठीक है, ये कहाँ की हैं? इन्होंने कौन सा जीता है? तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, और फ्रेंच ओपन के साथ साथ में इन्होंने यूएस ओपन भी जीता। ठीक है, यूएस ओपन भी इन्होंने ही जीता है। रिविकाना जो हैं, इन्होंने कौन सा जीता है? तो इन्होंने विंबलडन ओपन जीता है। कौन सा जीता है? विंबलडन ओपन जीता है इन्होंने। ठीक है, अब देखिएगा, एंसले बार्टी, इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। ये किस देश की हैं? तो ये आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की।
ईगा स्विएटेक किस देश की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। और इन्होंने फ्रेंच ओपन कोको गैफ को हरा कर जीता। कोको गैफ कहाँ की हैं? तो अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। अच्छा, जो रिविकाना है जिन्होंने विंबलडन ओपन जीता है, यह किस देश की हैं? तो यह कजाकिस्तान की हैं। किसकी हैं? कजाकिस्तान की हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? एंसले बार्टी ने। यूएस ओपन ईगा स्विएटेक ने। ठीक है, और फ्रेंच ओपन वो भी ईगा स्विएटेक ने। रिविकाना ने विंबलडन ओपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सही आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में बलोंग मेले का आयोजन किया? बढ़िया प्रश्न है। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो बताइएगा, बलोंग मेले का आयोजन जो है वो भारतीय सेना ने किस राज्य में किया? तो देखिएगा कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है? तोरग्या होता है। यहाँ पर अभी क्या हुआ? परशुराम कुंड मेला हुआ है। परशुराम कुंड मेला। और यहाँ पर इसमें मेले में क्या हुआ था कि भगवान परशुराम की 51 फीट की मूर्ति लगाई गई। 51 फीट की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी। अच्छा, ये मेला कहाँ पर लगता है? तो लोहित नदी पर। कहाँ पर? लोहित नदी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? बताइएगा। मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर शाह, फिरोज शाह तुगलक या औरंगजेब? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, भारत में जजिया कर, अच्छा जजिया कर होता क्या था? तो जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। कौन सा? हिंदुओं पर एक धार्मिक कर था। मतलब अगर मान लिया कोई हिंदू प्रयागराज के दर्शन करने जाता है, संगम के दर्शन करने जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाया। भारत पर जजिया कर लगाया। ठीक है, जो सिकंदर शाह था इसने कश्मीर पे सबसे पहले जजिया कर लगाया था। किसने? सिकंदर शाह ने। फिरोज शाह तुगलक जो था इसने भारत के ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फिर 16वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का दमन लखनऊ में किसने किया? बताइएगा। देखिएगा, लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। ठीक है, और लखनऊ में जो था दमन किसने किया था? तो कॉलिंग कैंपबेल ने किया था। किसने? कॉलिंग कैंपबेल जो था इसने जो था बेगम हजरत महल को हराया था। ह्यूरोज ने कहाँ का दमन किया था? तो झांसी का। कहाँ का किया था? झांसी का दमन किया था। अच्छा, झांसी का क्रांतिकारी नेता कौन था उस समय 1857 की क्रांति में? तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का? तो वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, अच्छा जो विलियम टेलर था इसने तो जगदीशपुर, कहाँ? जगदीशपुर जो बिहार में है, जगदीशपुर की का दमन किया था। और जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह। ठीक है, राजा कुंवर। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल ने मैंने बता दिया है बेगम हजरत महल लखनऊ का किया था। अच्छा, जो विंसेंट आयर थे इन्होंने कहाँ का किया था? जल्दी से बताइएगा कि जो विंसेंट आयर था इसने कहाँ का दमन किया था? तो विंसेंट आयर ने बरेली का दमन किया था। कहाँ का? बरेली का दमन किया था। और बरेली में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 17वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अगस्त 1932, 24 सितंबर 1932, 8 अगस्त 1940 या 17 अक्टूबर 1940? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ? तो सांप्रदायिक पंचांग क्या आया? सांप्रदायिक पंचांग आया, ठीक है, जिसको किसने मान लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। फिर 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में क्या हुआ? तो पूना समझौता हुआ। क्या हुआ? पूना समझौता हुआ। 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। और 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन बने? प्रथम सत्याग्रही कौन बने? तो विनोबा भावे। कौन बने थे? विनोबा भावे। अच्छा, दूसरे पूछ लिया जाए कि सेकंड सत्याग्रही कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 58वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई? गुजरात सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास बताने वाला नहीं है, तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका, चीन, सिंगापुर या फ्रांस? देखिए, मतलब किस देश ने सबसे ज़्यादा भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश किया है? तो किसने किया था? सबसे पहले नंबर पे था सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। कितना किया? 29%। दूसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका। कितना किया? लगभग 23%, ठीक है। कितना किया? लगभग 23%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, सबसे ज़्यादा किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, मतलब विदेश वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किस राज्य में आके लगाया? तो कहाँ लगाया? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अब आप भी समझ सकते हो गुजरात कैसा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो इस वजह से और विदेशी लोग पैसा भाई कहाँ लगाएंगे? तो गुजरात के अंदर, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा कि भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ किया है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख में इसका आयोजन किया है, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है, कि पहला हिम स्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया। निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया, किस राज्य में? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कल वाले आंसर जो है इनका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए पहला है कि वेदांगों में अनुष्ठान दर्शाता है किसको? तो भैया किसको दर्शाता है? कल्प को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला था कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो किसके किनारे हुई थी?
सरस्वती नदी के किनारे, डी ऑप्शन सही था। तीसरा प्रश्न था कि भारत निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो समतावाद का उल्लेख नहीं है। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या था कि पाकिस्तान से भारत में आए लोग के लिए नागरिकता का अधिकार का उल्लेख कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 6 में। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण पठार में, ए ऑप्शन। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक मिट्टी किस भूभाग पे है? सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। फिर किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती रिवर का। किसका? ताप्ती रिवर का होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, या सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर अदिश राशि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था दाब है। फिर अगला प्रश्न था कि जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दोष पाया जाता है? तो भैया कौन सा पाया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जिनमें दूर पाया जाता है उनमें कौन सा लेंस लगता है? उत्तल। और जिनमें निकट पाया जाता है उनमें कौन सा लगता है? अवतल। ठीक है, चलिए। नवा प्रश्न था कि किसेराइट किसका अयस्क था? तो किसका अयस्क हो जाएगा भैया? मैग्नीशियम का, ए ऑप्शन सही था। ठीक है, मैग्नीशियम का अयस्क है। फिर अगला प्रश्न था कि ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम हृदय के बाहर निकल जाता है, किसके? तो महाधमनी के। किसके? महाधमनी के माध्यम से। 11वां प्रश्न था कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटमोलॉजी, माइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी और इनोलॉजी, सारे बताइएगा। 12वां प्रश्न था कि जादू पटिया किस राज्य की एक लोकप्रिय कला शैली थी? तो झारखंड की एक चित्रकला है। किसकी है? झारखंड की एक चित्रकला है। 13वां प्रश्न था कि हीकत किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मैंने बताया था रऊफ और हीकत कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के, बी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न था कि कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो अल्लाह रखा। कौन थे? अल्लाह रखा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन और टी.एन. कृष्णन वायलिन बजाते थे। ठीक है। चोखेर वाली किसकी कृति थी? तो भैया किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है। 16वां प्रश्न था कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो हम इंडिया वालों ने। ठीक है, किसने? इंडिया वालों ने। फिर 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा, सी ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए। फिर अगला प्रश्न था कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो राघव चड्ढा को। किसको सम्मानित किया गया था? तो राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए। 19वां प्रश्न था कि महिला यूरो कप 2022 किसने जीता था? तो मैंने आपको बताया था किसने जीता था? इंग्लैंड ने। डेविस कप किसने जीता था? तो रूस ने। अगला प्रश्न था कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये हमारे आज का रिवीजन था। देखिएगा, आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे आप लोगों से हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, सभी लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलिएगा। PDF के लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सिलेक्शन मेंटर के नाम से टेलीग्राम पे है, तो आप लोग वहाँ से भी हमकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं रात के 10 बजे। जय हिंद।